Dear students, you are most welcome to the कोशिका। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों में से जो भी मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली गूगल प्ले से द कोशिका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी करिए, अभी डिस्काउंट मिले हुए कूपन्स हैं, बहुत जल्दी ये कूपन्स एक्सपायर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और ये पार्ट 1 होगा। शुरू करते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे क्योंकि आपके नीट के सारे एग्जामिनेशन सिर्फ एनसीईआरटी के आसपास ही होने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उसको मैं आपको देता रहूंगा, ठीक। फर्जी ज्ञान बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो ये मोटा मोटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नेम बोल्डर इटैलिक्स में तो नहीं है पर बोल्ड है, एकदम बढ़िया है ना। और इस पूरी प्लेट में ये लिखा गया है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटने का काम किया, कैटेगराइज करने का काम किया, है ना, सिंप्लीफाई किया, कौन से हमारे फायदे का है और कौन सा नहीं है। ठीक इसी तरह से कौन प्लांट है कौन एनिमल है। तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ था प्लांट और एनिमल से लेके, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये सिस्टम काफी डिफरेंट होता चला गया, है ना। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से बंटवारे का लेवल बढ़ता ही चला गया, है ना। तो मॉडर्न टाइम की बात करें, अगर प्रिमिटिव टाइम्स को हम छोड़ देते हैं, सीधे मॉडर्न एरा की बात करें, तो मॉडर्न टाइम में कैरोलस लीनियस बहुत ही क्रांतिकारी आदमी थे इस मामले में, क्लासिफिकेशन सिस्टम, टेक्सोनॉमी, इन सब के मामले में, है ना। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस भी किया और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बांटा भी, क्लासिफाई भी किया। और इनके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो क्या बोलते हैं मेन फीचर था वो ये था कि जितने ऑर्गेनिजम्स थे इनको इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, प्लांटेई मतलब प्लांट्स एंड एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो इन्हीं 2 हिस्सों में बांटा। लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती चली गई, हमने देखा कि बहुत सारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई, है ना। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कई वैरायटी के होने लगे, कुछ तो प्रोकैरियोटिक नेचर के होने लगे, कुछ यूकैरियोटिक नेचर के होने लगे, ठीक। इसी तरह से वायरसेस की डिस्कवरी हो गई, है ना। फिर वायर्ड्स, प्रियॉन्स, ऐसे बहुत सारे डिस्कवरीज टाइम टू टाइम होती रही। एंड नाउअडेज वी नो दैट एक्चुअली यूनिवर्स इज फुल ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स, है ना। और जिसमें से हमारा जो ग्लोब है, मतलब कि हम कह लें कि अर्थ की बात कर लें सीधे सीधे, तो हमारा जो अर्थ है ये तो एकदम अद्भुत है। अभी तक जितनी भी स्पीसीज हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की देखी हैं, शायद हमारी नॉलेज का 50% भी ढंग से नहीं है। उसके बावजूद हमें पता चल गया कि ये जो 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं कहीं से भी सही नहीं है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम टाइम टू टाइम डेवलप होते रहे, है ना। तो चलिए इसकी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री और सिस्टम को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसा कि आप जानते ही हैं कैरोलस लीनियस ने दिया था 1758। तो मॉडर्न टाइम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने दिया और यहीं से शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और यहीं से फिर इसी का धीरे धीरे डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन होता रहता है, ठीक।
Linnaeus placed all living organisms into two kingdoms. The two major kingdoms are kingdom Plantae for the plants and Animalia for the animals. बहुत जल्दी ही इसके बाद थ्री किंगडम की जरूरत पड़ ही गई और अर्नेस्ट हैकेल वो आदमी थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम को, मतलब इस क्लासिफिकेशन के इस सिस्टम को दिया. Now he divided organisms into Animalia, Plantae and introduced a newer kingdom called Protista. क्योंकि मैंने बताया ना कि सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी खोज होती रही तो जरूरत पड़ ही गई प्रोटिस्टा. इसको प्रोटोसिस्टा भी कहा जाता है कई बार, याद रखेंगे. प्रोटोसिस्टा भी कहते हैं. तो प्रोटिस्टा एंड प्रोटोसिस्टा बोथ आर सेम. ओके. अर्नेस्ट हैकेल के ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी भी कवर नहीं हो पा रहे थे, तो एक और इसमें किंगडम ऐड हुआ और इस तरह से थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड इन 1956. ठीक है ना. कोपलैंड ने 1956 में दिया. इनका पूरा नाम हर्बर्ट फॉकलर कोपलैंड. ठीक है. इनको नॉर्मली आप कोपलैंड, आपकी बुक्स में आप लोगों ने कोपलैंड सुना होगा, बीएससी एमएससी नीट वगैरह की बुक्स में कोपलैंड ही लिखा रहता है. तो कोपलैंड ने 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने प्रोटिस्टा के अलावा इसमें मोनेरा किंगडम को एक एक्स्ट्रा ऐड के फॉर्म में, एक एक्स्ट्रा किंगडम के फॉर्म में जोड़ा. तो किंगडम अब यहाँ पे चार हो चुके हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया. और सबके अपने अपने पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जुड़ने के सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो सबके अपने अपने लक्षण थे. जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होती गई नए नए किंगडम आते चलेगा. और आपको पता है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और इसके ठीक कुछ ही दिन के बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, R.H. विटेकर ने 1969 में ही क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया. जबकि आप देख रहे हैं 1956 है ना, 1956. तो 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था और 1969 तक आते आते ये फाइव किंगडम में कन्वर्ट हो गया. तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि डिस्कवरीज जिस रेट से हो रही थी बिल्कुल ये बट ऑब्वियस था. और बाद में ये सिक्स किंगडम, सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बने लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए, ऑथेंटिकेट नहीं रहे. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइनली R.H. विटेकर ने बनाया, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम. ये सबसे ज्यादा प्रचलित और एक्सेप्टेड मॉडल है. समझ में आ गया? ओके. और यही आपके नीट एग्जामिनेशन के सिलेबस में है और क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस में है. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. R.H. विटेकर 1969 proposed a five kingdom classification system. The kingdoms were defined by him were named as Monera, जो कि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था. प्रोटिस्टा, ये भी पहले से प्रेजेंट था. फंजाई, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे. प्लांटाई एंड एनिमेलिया. तो ये पांच आपके क्या थे, किंगडम्स थे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम हैं. वो इसी तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया. ठीक है ना. एमपी एफपीए. ओके बेटा, एमपी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया. याद रहेगा. द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. विटेकर इंक्लूड्स, क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर. क्योंकि अब क्या है 1969 तक माइक्रोस्कोप का अच्छा डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक ठाक माइक्रोस्कोप हो गए थे, सेल वगैरह बहुत अच्छे से देखे जाने लगे थे. ठीक है ना. तो ऑब्जर्वेशन काफी बढ़ गया था. ठीक इसी हिसाब से सेल स्ट्रक्चर,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद रखना यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बहुत ही बड़े रोल करते हैं प्ले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो 5 किंगडम आपने यहाँ पे देखे, इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। आइए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं पांचों किंगडम का। तो ये आपके पांचों किंगडम्स हैं, ये इनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। पहला, सेल किस टाइप की होगी, ठीक, तो याद रखेंगे मोनेरा से शुरू करेंगे, ठीक है। कहां से? मोनेरा से। ये जो मोनेरा है ना, ये सबसे पुराना होगा, याद रखेंगे, ये सबसे पुराना होगा, मोस्ट प्रिमिटिव, इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए आपको इसी ऑर्डर में याद करना होगा, तो ये आसानी भी हो जाएगी, ठीक। मोनेरा सबसे पुराना होगा, मोस्ट प्रिमिटिव, याद रखेंगे, ठीक। मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होगी, क्योंकि पुराना है तो प्रोकैरियोटिक ही होगी, निश्चित है। प्रोटिस्टा की बात करें तो अब इसके ऊपर प्रोटिस्टा एंड आगे की जितने भी किंगडम है, सब जगह पे जो सेल टाइप होगी वो यूकैरियोटिक होगी, याद रखेंगे। ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, तो डिफरेंस क्या होता होगा, है ना। डिफरेंस होगा, अभी 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 जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे एक एक समझेंगे। सेल वॉल की बात करते हैं, है ना, सेल टाइप तो आपने समझ लिया, सेल वॉल की बात करते हैं। देखिए सेल वॉल मोनेरा में तो अगर बात करें तो ये नॉन सेलुलर होंगे। सेल वॉल कैसा होगा? नॉन सेलुलर टाइप का होगा, मतलब कि यहां पे अगर सेल वॉल प्रेजेंट होता भी है तो वो पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बना होगा, ठीक। कैसा? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बना होगा, तो मिक्सचर होगा। प्रोटिस्टा की बात करें सेल वॉल, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ जो इनके मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सम मेंबर्स। फंजाई की बात करें तो इसमें सेलुलोज नहीं होगा, विदाउट सेलुलोज। यहाँ सेल वॉल तो होगा, प्रेजेंट होगा, है ना, पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज ना होकर के यहाँ पे क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे काइटिन होती है, यहाँ पे काइटिन की सेल वॉल होती है, किसमें? फंजाई में। किसमें बेटा? फंजाई में। अभी हम एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन ये शुद्ध रूप से सेलुलोज का बना होगा। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन शुद्ध रूप से यानी प्योरली सेलुलोज का बना होगा। समझ में आ गया? एनिमेलिया की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होती है, हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा आपको, यानी एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है उसको छोड़ के जहां जहां यूकैरियोटिक है सब जगह प्रेजेंट होगी, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगी, बट ऑब्वियस है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अलावा हर जगह ये प्रेजेंट होगी क्योंकि सब के सब यूकैरियोटिक हैं। समझ में आ गया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी, वैसे तो यहाँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपका सेल टाइप जो आएगा ना, सेल टाइप और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है मोनेरा में और सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होती है, सेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, याद रखेंगे। प्रोटिस्टा में बात करेंगे तो यहाँ पे सेल टाइप जो है यूकैरियोटिक होगी, ठीक, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां भी सेलुलर होगा, यानी यूनिसेलुलर होगा, लेकिन प्रोकैरियोट नहीं होंगे, ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मोनेरा में
वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप के होंगे, और प्रोटिस्टा में वो सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूकैरियोटिक सेल टाइप के होंगे। आ गया समझ में? ये दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये जो होगा ये प्रोकैरियोट होगा और ये जो होगा यूकैरियोट होगा। आ गया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंजाई की बात करें, या तो ये मल्टीसेलुलर होगा या लूज टिश्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, बहुत अच्छा टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं होता है। ट्रीज की बात करें तो इसमें टिश्यू या ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ भी टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा ऑटोट्रॉपिक, जैसा कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हो सकता है, या ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक टाइप के भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये मोनेरा की बात हो रही है, याद रखेंगे, यानी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स में। तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही पाए जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में होंगे तो ये कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक, जबकि अगर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होंगे तो ये नॉर्मली सेप्रोफाइट या पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं यहाँ पे शुद्ध रूप से फोटोसिंथेटिक हिस्से पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई कीमोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलती है। तो पॉइंट नोट करते रहिएगा। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक अगर है तो कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, और हेटेरोट्रॉप होंगे तो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो मतलब बहुत वैरायटी हो रही है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप होगा वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, या तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हुए नंबर कटवाया अपना। ठीक है, अब आ जाइए फंजाई में। फंजाई में कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकता, याद रखना, कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होगा, और इसमें से भी मैक्सिमम ये सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक, कुछ इनके फॉर्म्स जो होते हैं पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी सेप्रोफाइट और पैरासाइट होंगे, कभी भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो नहीं करते। प्लांटे की बात करें तो इसकी सबसे जो खास बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो यही है कि ये शुद्ध रूप से फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं लेकिन इसमें से कोई भी कीमोसिंथेटिक नहीं होगा, सभी के सभी फोटोसिंथेटिक होंगे। कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। एनिमिलिया की बात करें तो ये भी अपने आप में स्पेशल है। इनमें से कोई भी एनिमल जो होता है वो कभी भी ऑटोट्रॉपिक तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक कभी भी नहीं हो सकते। ठीक, दो तरह का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, या तो होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक, या तो होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक, याद रहेगा। तो इस चार्ट को ना आप भूल नहीं सकते बेटा, इस कंपैरेटिव चार्ट को ना एकदम आपको दिमाग में बिठाना है, और ये बहुत ही सिंपल है। मैंने जैसे आपको समझाया, बस मन को शांत करो, एक बार रिवाइज करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस पार्ट में इतना डिस्कशन इंपॉर्टेंट था जिसको कि आपको याद रखना है। इसी के बेस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तक डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसके डीप डिस्कशन करेंगे। प्लांटाई और एनिमिलिया के लिए अलग से 2 चैप्टर्स बनाए गए हैं, उसको वहां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।